अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सीरीज के आपके आज पार्ट 3 आ चुका है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो सामाजिक अध्ययन को तो उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो और वीडियो के एक बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, शुरू से लेकर आप लोग अंत तक हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। या दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2019 में पूछा भी जा चुका है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। विद्वानों ने जिन साधनों से इतिहास जानने का प्रयास किया है वे निम्न है। पहला दोस्तों आपका आता है अनैतिहासिक ग्रंथ। अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया है। ये ग्रंथ निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला दोस्तों आपका आता है वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। इसमें दोस्तों वेद की बात करें तो वैदिक साहित्य में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बौद्धिक साहित्य में दोस्तों पहले चलिए वैदिक साहित्य देखते हैं पूरा, फिर बात आती ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, पुराण और स्मृतियां। बौद्ध साहित्य में दोस्तों बात आती है आपकी जातक, पिटक, मिलिंद, पहो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तर, बुद्ध चरित्र, सौंदरावंत, दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प और लंकावतार। जैन साहित्य में दोस्तों आपका आता है परिशिष्ट पर्वों, भद्र बाहुचरित, आचार अंग सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कथाकोश, त्रिलोक, प्रज्ञटिट, लोक विभाग, पुण्यांतरव, कथाकोश, आराधना कथाकोश, आवश्यक सूत्र और स्तविरावली। फिर दोस्तों दूसरा बिंदु आता है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। यथा दोस्तों जैसे आपका महाकाव्य हो गया, रामायण और महाभारत ऐसे दो महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफी प्रकाश डालते हैं। रामायण से हमें हिंदुओं एवं यवनों और शकों के संघर्ष का पता चलता है। महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति ज्ञात होती है। इसके साथ ही सिथियन, यूनानी एवं बैक्ट्रियन जातियों का भी हमें पता चलता है। दूसरा दोस्तों पॉइंट आता है आपका पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से में मिलता है। पुराणों की संख्या दोस्तों हमारी 18 है, परंतु इनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। शेष में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं जो कालक्रम में दृष्टिकोण से नितांत ब्रह्म सूचक हैं। तीसरा दोस्तों बिंदु आपका आता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भारत के कालक्रम में उद्वेलित सागर में लंगर का काम देते हैं। इनमें प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय है। चौथा बिंदु दोस्तों आपका हर्षचरित्र है। बाण ने हर्षचरित्र की रचना लगभग 620 ईस्वी में की थी। इसमें तत्कालीन इतिहास एवं प्राचीन कथाओं का संग्रह है। इसमें बाण ने न केवल अपने आश्रयदाता कन्नौज के राजा हर्ष का चरित्र चित्रण किया है, वरन 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा पर भी प्रकाश डाला है। पांचवा दोस्तों आता है आपका राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिनमें मतलब जिसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसमें कल्हड़ ने कश्मीर में राजवंश का वर्णन किया है। छठा पॉइंट है दोस्तों आपका दीपवंश एवं महावंश। बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश है। इन दोनों में सिन्हलदी का प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है। इसके साथ ही मौर्य सम्राट अशोक तथा उसके वंश के संबंध में इन ग्रंथों से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर तीसरा दोस्तों बिंदु आपका विदेशी विवरण है। अत्यंत प्राचीन काल से भारत का विदेशों से के साथ मतलब अत्यंत घनिष्ठ व्यापारिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। विदेशी लेखकों और यात्रियों ने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इन विदेशी लेखकों में यूनानी, रोम, चीन, तिब्बत तथा फारस देश के निवासी थे। यथा दोस्तों आपके यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोटस तथा टेसियस। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के
पूर्व भारत तथा भारत राज्य के संबंध में लिखा था। टेसियस एक डॉक्टर था तथा उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह करने का बड़ा चाव था। इसी क्रम में यूनानी लेखक मेगास्थनीज सिल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के संबंध में लिखा है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है आपका चीनी लेखक। चीन का भारत के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी में भारत आया और उसने लगभग 15 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया। इसी प्रकार चीनी यात्री ह्वेनसांग का भी बहुत ऊंचा स्थान है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा को वर्णन पाश्चात्य संचार के लेख में किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे तिब्बत के लेखक आपके आगे। तिब्बत के लामा तारानाथ ने ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत के इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इनके बिना शक पार्थियन एवं कुषाण लोगों के भ्रमण का पता नहीं चलता तथा बौद्ध धर्म के इतिहास की पूर्ति इनके बिना नहीं हो सकती थी। चौथा बिंदु दोस्तों मुसलमान लेखक। इन लेखों में अलबुरूनी का प्रमुख स्थान है। यह महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। उसने तहकीकाते हिंद में भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें हिंदुओं के रीति रिवाज, विवाह तथा साहित्य का अच्छा वर्णन है। फिर दोस्तों पांचवा बिंदु मार्को पोलो। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 1294-95 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत में आया था। इनके विवरण भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर प्रकाश डालते हैं वरन तिथियों की क्रमबद्धता में भी सहायता पहुंचाते हैं। फिर दोस्तों चौथा बिंदु आपका आता है अभिलेख। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन है। अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, यथा देशी एवं विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख को हम पूरा दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अशोक के अभिलेख एवं अशोक के बाद के लेख। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम लोग अशोक के अभिलेख। अशोक ने संपूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तंभों पर लेख लिखवाए थे। ये लेख राजा ज्ञागो तथा घोषणाओं के रूप में पाए जाते हैं। यह लेख अशोक के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, तत्कालीन इतिहास जानने में सहायक है। यह खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है आपका अशोक के बाद के अभिलेख। अशोक के बाद के अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, सरकारी तथा गैर सरकारी। सरकारी लेख प्रधानतः परिस्थितियों तथा अथवा भूमि दानों के रूप में पाए जाते हैं। परिस्थितियां राज कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई है। गैर सरकारी लेखों की संख्या सरकारी लेखों की सरकारी लेखों से कहीं अधिक है। इनमें सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। तीसरा बिंदु दोस्तों विदेशी लेख है। विदेशी लेख एशिया माइनर में बोक जकोई के लेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इस लेख से भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्यों के पर्यटन का पता चलता है। फिर दोस्तों पांचवा बिंदु देखते हैं मुद्रा। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। इन मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्नलिखित रीति से कर सकते हैं, यथा प्राचीन मुद्राएं। प्राचीन काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र अथवा चिन्ह होते हैं। ठीक है, इन मुद्राओं का केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो जाता है, इनसे राजनीतिक तथ्यों का बोध नहीं होता है। फिर दोस्तों दूसरा बिंदु था आपका कि यूनानियों की मुद्राएं। यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली उनसे सम्राटों के ज्ञान मतलब नाम ज्ञात होते हैं। कला की दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत महत्व है। लगभग 30 यूनानी सम्राटों एवं साम्राज्यों का परिचय इन मुद्राओं से मिलता है। इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। इनका ज्ञान भी मुद्राएं देती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित करते हुए महत्व को स्पष्ट करिए। देखिए इतिहास की व्युत्पत्ति, ठीक है ना, इतिहास शब्द का रूपांतर है। मतलब इतिहास हिस्ट्री शब्द का रूपांतर है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन धातु हिस्टोरिया से हुई है। हिंदी में इसका अर्थ है वास्तविक रूप से घटा हुआ। इस प्रकार इतिहास में उन्हीं घटनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है जो कि इस विश्व प्रांगण में वास्तविक रूप से घटित हुई है। विश्वकोश के अनुसार इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आदि घटनाओं को इतिहास के माध्यम से छात्रों के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि अतीत का चित्रण उनकी मस्तिष्क पटल पर भली भांति अंकित हो जाए। इतिहास का जन्म आदिकाल माना जाता है। ठीक, आदिकालीन माना जाता है। सर्वप्रथम 500 ईस्वी में पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया। इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। इतिहास को प्रमुख विद्वानों
ने निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, इसको दोस्तों चलिए देखते हैं इतिहास की परिभाषाएं। तो विद्वानों ने इतिहास के संबंध में पृथक पृथक परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर घाटे के मतानुसार वह हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात इतिहास प्राचीन समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक आदि सभी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में आदि पाषाण युग से आधुनिक मानव संस्कृति तक मानव का विकास ही इतिहास का सार है। अर्थात इतिहास मानव की संस्कृति के विकास की कहानी मात्र है। प्रोफेसर कार के शब्दों में महान इतिहास लेखक अतीत की कल्पना को वर्तमान के अंतर्दर्शन से दैदित्य करता हुआ आदर्श इतिहास प्रस्तुत करता है। अर्थात महान इतिहासकार अतीत के प्रकाश में वर्तमान की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। फिर दोस्तों बात होगी आपके रैप्सन महोदय के अनुसार इतिहास घटनाओं या उन्नत विचारों का एक सुशब्द विवरण है। अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि अतीत का संपूर्ण ऐतिहासिक विवरण हमारे मस्तिष्क पटल पर क्रमबद्ध रूप से अंकित हो जाए। संक्षेप में इतिहास मानव जीवन के विकास का एक सुसंगठित, सुशब्द एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। फिर दोस्तों हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। ठीक है ना। जोन्स महोदय के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभव की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ आपको दिमाग में याद हो जानी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ आप पेपर में लिख के आएंगे। इतिहास की परिभाषा है तो दोस्तों चाहे आप हेनरी जॉनसन के अनुसार लिखे, चाहे जोन्स के महोदय के, या आप रैप्सन के अनुसार दोस्तों प्रोफेसर कार के शब्दों में, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, या प्रोफेसर घाटे, जिसका भी नाम याद है लिख के आना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपका उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इतिहास का अर्थ अथवा इतिहास क्या है यह स्पष्ट हो जाता है। इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है और समाज की रचना में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास का महत्व क्यों है यह जानने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको विचार करना है। जीवन में सहायक है, ज्ञान वृद्धि के साधन है, मानसिक परिपक्वता, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, देश प्रेम की भावना को जागृतता, वर्तमान को समझने में सहायक, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास। इतिहास का महत्व दोस्तों देखते हैं हम। पहला बिंदु दोस्तों क्या, इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों बिंदु, ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। पांचवा दोस्तों, विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा दोस्तों पॉइंट है, वर्तमान की प्रमुख समस्या, जीविका निर्वाह में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास से हमें इस समस्या का समाधान भी मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, अपनी भारत यात्रा के दौरान मेगस्थनीज द्वारा किए गए भारत के वर्णन को बिंदुसार कीजिए। तो दोस्तों मेगस्थनीज 305 से 297 ईसा पूर्व। मेगस्थनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन एवं तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का महत्वपूर्ण विवरण दिया। देखिए उतना ही महत्व है, उसका उतना ही महत्व है जितना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है। देखिए मेगस्थनीज के विवरण के कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार है। पहला दोस्तों पॉइंट, पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। दूसरा पॉइंट दोस्तों, सैनिक प्रशासन 30 अधिकारियों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। तीसरा बिंदु दोस्तों, नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जिसमें विभिन्न कार्यों से संबंधित 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चौथा पॉइंट, जहाज निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग था। पांचवा, दास प्रथा नहीं थी। छठा, भवन लकड़ी के बनते थे। सातवां पॉइंट दोस्तों, भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था। उसने कुछ अन्य चीजों का भी वर्णन किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगे, जैसे इस पेड़ की जड़ें तने से उगती है, ठीक है ना, इसकी छाया 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, जिसका नाम दोस्तों बरगद था। दूसरा, बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है गन्ने से। तीसरा दोस्तों, ऊन पेड़ों से उगती है, कपास। और चौथा दोस्तों, पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलता है, तोता। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या था, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास का परिचय आपको देना है। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए आपको बताना है। तो पहले जीव की उत्पत्ति, देखिए पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका उत्तर देना बड़े कठिन कार्य है। फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का विकास निम्न अवस्थाओं में हुआ है।
पहला बिंदु दोस्तों सूक्ष्म तथा रीढ़ विहीन जीव की उत्पत्ति। आदि जीव की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान अभी तक किसी एक निश्चित मत पर नहीं पहुंच सके, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व पानी में जीव का जन्म हुआ। आदि जीव शैली के समान एक अत्यंत सूक्ष्म जीव था, उस पर कोई खाल और हड्डी नहीं थी। इसमें संभवतः वनस्पति और पशु दोनों के सूक्ष्म लवण विद्यमान थे। यह आदि जीव एक कोशिकीय था। इस जीव के उपविभाजन द्वारा ही अनेक जीव धीरे धीरे बढ़ते गए। दूसरा दोस्तों पॉइंट आपका आता है कि खोल युक्त एवं जल स्थलचर प्राणी। देखिए करोड़ों वर्ष पूर्व के उपरांत इस प्रकार के प्राणियों का जन्म होना प्रारंभ हुआ जिनके ऊपर आवरण अथवा खोल था। इस श्रेणी के प्राणियों में घोंगे, खेकड़े, जल बिच्छू और मछलियां सम्मिलित हैं। इनके साथ ही दलदली भागों में वनस्पतियां भी दिखाई देने लगी। इन दलदली भागों में कुछ अन्य प्राणी जैसे केकड़े, मेढक तथा रेंगने वाले प्राणी सरीसृप आकर रहने लगे। ये प्राणी जल तथा स्थल दोनों में रहते थे, इसी कारण इन्हें जल स्थलचर जीव कहा जाता है। तीसरा दोस्तों पॉइंट आपका अंडज श्रेणी के प्राणी। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कालांतर में इस प्रकार के प्राणी दिखाई देने लगे जिनकी उत्पत्ति अंडों तथा बीजों से हुई थी। इनमें मगरमच्छ, बड़े बड़े सर्प आदि प्रमुख थे। इसी काल में डायनासोर की भांति इतने बड़े जीव जंतु उत्पन्न हुए कि उनकी लंबाई 30 मीटर तक थी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका नभचर एवं स्तनपायी प्राणियों की उत्पत्ति। कई करोड़ वर्ष पश्चात आकाश में उड़ने वाले तथा स्तनपायी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त अब प्राणियों का जन्म गर्भ से भी होने लगा। नभचर प्राणियों में चिड़िया तथा स्तनपायी प्राणियों में नर वानर प्राइमेट प्रमुख हैं। बंदर, लंगूर और चिंपैंजी इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। फिर दोस्तों पांचवा बिंदु आए मानव की उत्पत्ति। मानव के जन्म की कहानी बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमय है। मानव बंदर या लंगूर का वंशज था या नहीं, एक विवाद का विषय है। इतना अवश्य है कि वह बंदरों आदि से काफी मिलता जुलता था। आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्राइमेट नर वानर से ही आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के समान था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और धरती पर ही रहने लगे। समय के साथ साथ वे अपने प्रयोग भी करने लगे और उनकी बुद्धि का विकास हुआ। इस बुद्धि के बल पर ही मानव आज अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। इस प्रकार वर्तमान मानव का विकास 5 चरणों में हुआ है। पहला दोस्तों हुआ था सूक्ष्म व रीढ़ विहीन प्राणी, जल स्थल चर जीव, अंडज श्रेणी के प्राणी, नभचर तथा स्तनपायी जीव और तत्पश्चात मानव की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों मध्य पाषाण काल का परिचय आपको देना है। देखिए मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियां थे, तालमेल बैठाने में उसने उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहां जहां बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप ही उगी घासों को एकत्रित करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह अपसंग्रहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नवपाषाण कालीन मानव की जीवन की विशेषता आपको बतानी। देखिए सब क्वेश्चन आप बनाकर भी अच्छे से लिख सकते हैं, आपको सिर्फ हेडिंग याद होनी चाहिए। जैसे दोस्तों नवपाषाण काल के मानव की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला दोस्तों आएगा पॉइंट आपका कि औजारों की उन्नति। उत्खनन में अनेक स्थानों से सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड्स, पॉलिशर, हैमर स्टोन, फैब्रिकेट, स्लिक स्टोन नामक हथियार प्राप्त हुए। इस समय के हथियारों में चमकदार पॉलिश देखने को मिलती है। पहले के हथियारों की अपेक्षा यह सुव्यवस्थित एवं नुकीले, तीखे एवं सुंदर है। कुछ हथियारों में हड्डी एवं लकड़ी की मूठ भी प्राप्त हुई है। इस काल में पहिए एवं हथियार का भी प्रयोग होने लगा था। इन उपकरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उपकरण केवल आखेट के लिए निर्मित नहीं किए गए वरन अन्य कार्यों के लिए भी निर्मित है। पहिए के आविष्कार ने विभिन्न दूरी पर बसे हुए लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का कार्य किया। वास्तव में यह युग आधुनिक यातायात का जन्मदाता था। फिर दोस्तों कृषि का प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं पशुपालन। अब कृषि में दोस्तों देख लीजिए कुछ चीजें याद रखना। नवपाषाण काल में शिकार के स्थान पर कृषि एक दृष्टि से मानव इतिहास की क्रांति थी। इस काल में दोस्तों गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, साग, कपास का उत्पादन होता रहा होगा। ऐसा उत्खनन से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं। पशुपालन में दोस्तों उत्तर पाषाण काल अथवा
नवपाषाण काल के लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि हम पशु की हत्या करना बंद कर दें और उनको पालना शुरू कर दें तो उससे अधिक लाभ होगा। इसलिए दोस्तों इन लोगों ने पशुपालन का कार्य शुरू किया। इस काल के प्रमुख पालतू पशु थे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि। फिर दोस्तों बात आती है मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, ठीक ना, यह निर्माण नवपाषाण काल में दोस्तों शुरू हो चुका था। उसके बाद दोस्तों इसी में वस्त्र निर्माण, जी हाँ दोस्तों, नवपाषाण काल के लोगों ने पौधों के रेशों तथा उनके धागों से काटना शुरू कर दिया और उन्हें बुनकर वस्त्र बनाने लगे। इसकी जानकारी खुदाई से प्राप्त बहुत सी तकनीकियों तथा करगे से होती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के पत्थरों के औजारों की विशेषता बतानी है। ये देखिए 2019 में कैसा प्रश्न आया था कि पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के औजारों में क्या अंतर थे, ये बताना है। तो पहले बात होगी आपके पूरा पाषाण काल। मनुष्य ने इस काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इसके फलस्वरूप इनकी भोजन पद्धति में कुछ बदलाव आए। पहले मानव वृक्षों के फल, कंद और मेवे आदि खाकर गुजारा करता था। इस काल में मनुष्य ने औजारों का प्रयोग शिकार के लिए किया। तत्पश्चात उसके मांसाहारी भोजन की शुरुआत हुई। उसने छोटे छोटे पशुओं, पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। क्योंकि मनुष्य को अभी बर्तनों की जानकारी नहीं हुई थी, इसलिए वह रोजाना शिकार करके अपना पेट भरता था। यही मनुष्य का प्रमुख कार्य भी उस समय था दोस्तों। फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इस काल में औजार पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत और परिष्कृत हो गए। इस काल का प्रमुख औजार पत्थर के कुल्हाड़े थे। इसके अलावा इस काल में हड्डी, लकड़ी व धातु के औजारों का निर्माण भी शुरू हो गया। भारत के विभिन्न भागों में पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण प्राप्त हुए थे उन्हें इस काल के मध्य में रखा गया। इसमें विभिन्न प्रकार के स्क्रेपटर, यूटीन और बोधक आदि हैं। इसका निर्माण ब्लेड पर किया गया। फलकों की अधिकता से होने के कारण मध्य पाषाण काल को संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी नव पाषाण काल। इस काल में एक और पत्थर के अच्छे औजार बनने लगे, वही दूसरी ओर मानव ने धातु की खोज कर धातु के औजार बनाना और उन्हें खेतों में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि धातु में सर्वप्रथम सोने की खोज हुई। इसके बाद तांबा, रांगा और जस्ते की खोज हुई। जस्ता और तांबे को मिलाकर पीतल बनाया गया। यही इस काल की महान उपलब्धि थी। धातुओं का प्रयोग आभूषण तथा बर्तनों के निर्माण में किया गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि धातु कला का आपको परिचय देना है। तो नव पाषाण काल, ठीक है, धातु कला में देखिए नव पाषाण काल का अंत होते होते पत्थरों के साथ साथ धातु का प्रयोग शुरू हो गया। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु का आंसर बनाना सीख लिया। फिर मानव जीवन की उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति एवं अपने को सभ्य बनाया। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में अंतर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल का अंतर अग्र शीर्षकों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला दोस्तों पॉइंट आता है आपका अर्थ संबंधी अंतर। प्राग ऐतिहासिक शब्द प्राग प्लस ऐतिहासिक से बना है, जिसका काल की जानकारी के लिए कोई लिखित व प्रमाणिक साधन उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरी ओर जिस काल की जानकारी के लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध है उसे दोस्तों हम ऐतिहासिक की संज्ञा देते हैं। इसको ध्यान में रखना है। प्रामाणिकता की दृष्टि से अंतर, ऐतिहासिक काल की विशेष सामग्री लिपिबद्ध है, वो यह सामग्री पर्याप्त प्रमाणिक है। इसके विपरीत दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की विशेष सामग्री का ज्ञान अनुमान पर आधारित है, ठीक है ना, अधिक आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लौह युग का संक्षिप्त आपको विवरण देना है। तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ताम्र एवं कांस्य काल के पश्चात लौह युग का आरंभ होता है। लौह युग का आरंभ उत्तर तथा दक्षिण भारत में एक साथ नहीं हुआ। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद ही इसका प्रयोग आरंभ हुआ था, परंतु उत्तर भारत में ताम्र काल के बाद इसका प्रयोग आरंभ हुआ था। विद्वानों का मानना है कि उत्तर भारत में इसका प्रयोग ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यह अनुमान भी लगाया कि लौह काल के लोग पामीर पठार की ओर से आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में बस गए। कालांतर में यह लोग मध्य प्रदेश के वनों को पाकर बंगाल की ओर चले गए आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में बस गए। कालांतर में यह लोग मध्य प्रदेश के वनों को पार कर बंगाल की ओर चले गए। लौह से मनुष्य के जीवन का वैज्ञानिक विकास प्रारंभ हुआ
और उसके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने तथा इसकी सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति में किसी अन्य धातु से उतनी नहीं मिली जितनी दोस्तों लौह से मिलती है। तो दोस्तों बात करेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण आपको बताने हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, संसार की मानव सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में ही क्यों हुआ था। वास्तव में नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के विकसित होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण दोस्तों, नदियों की घाटियों की भूमि उपजाऊ होने के कारण वहां मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन तथा चारा पर्याप्त मात्रा में और सुगमता से मिलने लगा। दूसरा पॉइंट था, नदियों के किनारे पर कृषि एवं दैनिक उपयोग के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी सुलभ हुई। तीसरा है कि नदियों के किनारे मनुष्य की खेती के लिए बिना किसी कठिनाई के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो गए और नदियों ने उसे आवागमन की सुविधाएं भी प्रदान की। चौथा पॉइंट है दोस्तों, नदियों के किनारे की जलवायु ने भी मानव की अपनी सभ्यता व संस्कृति विकास का अवसर प्रदान किया। पांचवा पॉइंट है कि नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी जिससे भूमि उपजाऊपन बढ़ जाता था। छठा पॉइंट दोस्तों, नदी घाटियों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गांवों का और तत्पश्चात नगरों का विकास होने में भी सहायता प्राप्त हुई। इन सभी कारणों के फलस्वरूप ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में ही हुआ। नदी घाटियों में विकसित होने के कारण इन सभ्यताओं को नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्थाओं के विषय में 3-3 पंक्तियां आपको लिखना है। सबसे पहले बात होगी आपकी आर्थिक दशा। कृषि, गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती की जाती थी। पशुपालन में, कृषि के पश्चात दोस्तों पशुपालन सिंधु वासियों का प्रमुख पेशा था। ये लोग बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सुअर तथा हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। व्यवसाय, अस्त्र शस्त्र, पात्र, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई तथा शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलन में थे। सिंधु वासियों के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। फिर दोस्तों आता नाप तौल के साधन। नाप तौल के लिए दोस्तों सीपी के टुकड़े तथा बांसों के प्रयोग किया जाता था। अब अगला पॉइंट आता है आपका धार्मिक दशा। मातृ देवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग तथा योनि की उपासना, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना, वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुबड़ वाला बैल तथा सांप की उपासना भी की जाती थी। फिर दोस्तों बात करेंगे आपके नगरीय व्यवस्था। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। सड़कें लंबी चौड़ी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर आधुनिक व्यावसायिक ठीक दोस्तों शैली पर निर्मित थे। अब बात आएगी दोस्तों आपका भवन निर्माण। सड़कों तथा गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। भवन में रसोई घर, स्नान घर, आंगन तथा शौचालय का निर्माण किया जाता था। फिर दोस्तों बात आती है सार्वजनिक स्नानागार। उत्खनन के मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, मतलब नहाते थे जान लो। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है, मतलब पुराने शहर की खोज पहले दोस्तों सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्ववादियों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से एक खंडहर की खोज की। इस खंडहर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इस प्रकार सिंधु प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतक का टीला। यहाँ से नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए क्योंकि यह अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त हुए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी नदी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इस स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। लोग नीचे उतरकर उसकी गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है, मानो आज के घरों और शहरों के बीचों बीच। ठीक दोस्तों, चौड़ी सड़कें ऐसी जैसे आज शहरों में बनती हैं। इतना बड़ा शहर, यहाँ कितने लोग रहते होंगे। जब यह खोजबीन की गई तो पता चला कि यह दबा हुआ शहर बहुत ही पुराना है। आश्चर्य तो तब हुआ जब पता चला कि यह शहर 4-5 हजार साल पुराना है। उस समय यह माना जाता था कि 4-5 हजार साल पहले लोग खेती करके पशु पालकर या शिकार आदि करके जीवन यापन करते थे। क्या इतने पुराने समय में भी शहर बन गए थे? पहला सवाल ये खड़ा हुआ। उनके बचे कुचे निशान देखकर हमें यह जरूर पता लग जाता है कि शिकारी मानव और शुरू के गांवों की तुलना में शहर के लोगों का जीवन
बदल गया था। धीरे धीरे दोस्तों आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई शहर थे, वे खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थे। बहुत से शहर जहां बसे थे वह इलाका आज पाकिस्तान देश में आता है, लेकिन रोपड़ नाम की जगह भारत के पंजाब राज्य में, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में और लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। अब बात होगी सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें। खुदाई करने पर शहरों में कई तरह की बड़ी इमारतों मिली जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे, अमीरों की कोठियां थी, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। शहर की सड़कें गांवों की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। पूरा शहर जाल के जैसे व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नलियां, ठीक दोस्तों नालियां थी। सोचिए उस समय पक्की नालियां, हर गांव की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले। आसपास के गांव में अनाज एकत्रित करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा उस समय दोस्तों। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया उस तरह प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गलाकर चीजें बनाने के तरीके से परिचित थे। कांसा तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु है। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनाने के साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ही अधिक मजबूत नहीं थी। यह धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए लोग कई औजारों पहले की तरह पत्थर ही बनाते रहे। व्यापार, क्या व्यापार हुआ दोस्तों? देखिए दोस्तों, अब इसको हम बहुत ही आपको डीपली से दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको वहां पर शॉर्टकट ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन आपका 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा लघु उत्तरी, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी के नगरों से पत्थर या मिट्टी की बनी चौकोर वस्तुएं मिली। कुछ विद्वान सोचते हैं कि यह वास्तव में व्यापारिक की मोहरें थी। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक देश में। लगता है कि उन दिनों इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच भी व्यापार होता था। अब दोस्तों बात आती लिखावट। सिंधु घाटी के नगरों में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की भूमिका आकृति बनी हुई है। दरअसल उस समय की लिखावट है, उनके अक्षरों चित्रों जैसे लगते थे। विद्वान आज भी इस लिखावट को नहीं पढ़ पाए, इसलिए सिंधु घाटी के बारे में जो कुछ भी बातें हम जानते हैं वे खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हैं सिर्फ। फिर दोस्तों बात आती है देवी देवता। शायद यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर आकृति के सिर भैंस के सींग का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता रहा होगा, शायद सिंधुवासी उसे पशुओं को देवता मानकर पूजते थे। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते। अब फिर दोस्तों बात आती है शहरों का खत्म हो जाना। आज से 4-5 हजार साल पहले सिंधु घाटी में नगर बने हुए थे। यह नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से उजड़ गए, मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? यह तो दोस्तों बाढ़ आ सकती है, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। सिंधु घाटी के नगरों के खत्म होने के बाद कई 100 साल तक भारत में कोई नगर नहीं बचे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। मिस्र की सभ्यता, सबसे पहले दोस्तों बात होगी आपके सामाजिक जीवन की। मिस्र की सभ्यता के समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और दास वर्ग के रूप में 4 वर्ग थे। प्रथम दोस्तों 3 वर्गों का जीवन सुखी एवं संपन्न था, जबकि चतुर्वर्ग के लोगों का जीवन कष्टमय था। नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। मात्र सत्तात्मक प्रणाली के प्रचलन से स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती थी। युद्ध, नृत्य, संगीत, कुश्ती, मछली पकड़ना, उत्सव तथा त्योहार मनाना मिस्र के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। अब फिर बात आएगी आपकी शासन व्यवस्था। मिस्र के शासन में सम्राट को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। सम्राट
सर्वोच्च सेनापति और प्रमुख न्यायाधीश होता था। राजा ही शासन के लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट, आर्थिक जीवन कैसा था इनका। मिस्र की सभ्यता के लोगों का जीवन सुखी और संपन्न था। लोगों का प्रधान व्यवसाय कृषि था। नील नदी की उपजाऊ घाटी में गेहूं, मटर, ज्वार, बाजरा, कपास, अंगूर तथा जैतून की फसलें उगाई जाती थी। यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस आदि पशु पाले जाते थे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीधे चौथा पॉइंट, वास्तुकला और शिल्पकला। मिस्र की सभ्यता में दोस्तों धर्म से प्रभावित वास्तुकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। पिरामिड, मंदिर, समाधियां तथा भवन मिस्र की वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे सीधे आपके आते हैं विज्ञान। मिस्र के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति कर ली थी। वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर ही उन्होंने कागज बनाने की कला दोस्तों सोचिए, कागज बनने लगे तो उस समय पिरामिडों के निर्माण में दक्षता प्राप्त की थी। छठा पॉइंट है दोस्तों धार्मिक विश्वास। मिस्र की सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। हॉरस और एटन इनके सबसे बड़े प्रमुख देवता थे। ये लोग पृथ्वी, आकाश देवता और चंद्रमा की उपासना भी करते थे। इनके पिरामिड पुनर्जन्म में इनकी पक्की आस्था के प्रतीक थे। अबू सिंबल और कोणार्क के मंदिर इनके पूजा स्थल थे। स्फिंक्स की मूर्ति मूर्तिकला तथा उत्कृष्ट नमूना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपने काफी बार सुना भी होगा। तो चलिए देखते हैं आज इसके उत्तर को, कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों से ही हुआ था। मिस्र में भी सभ्यता का विकास वहां की प्रमुख नदी नील नदी के किनारे ही हुआ था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर है। मिस्र के दक्षिण पश्चिमी में रेगिस्तान है। मिस्र के बीच में नील नदी बहती है, जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है, क्योंकि मिस्र के निवासियों के पीने योग्य जल यही नदी के उपलब्ध कराती, मतलब यहीं से सभी लोग पानी पीते थे। मिस्र वासियों ने इस नदी के से नहरें भी निकाली, जिनसे मिस्र के प्रत्येक क्षेत्र को जल की आपूर्ति होती है। यदि नील नदी मिस्र में ना होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता। अतः मिस्र के निवासी नील नदी की पूजा भी करते थे। इसी कारण मिस्र की नील नदी, मतलब मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा कि मिस्र की सभ्यता में मिले पिरामिडों को वर्णन करिए। यह देखिए 2019 में कैसा प्रश्न पूछा गया था कि गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है। तो दोस्तों चलिए इसका उत्तर को देखते हैं कि मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजे का पिरामिड है। गीजे का पिरामिड 223 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन है। पिरामिड की ऊंचाई 146.61 मीटर है और धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230 मीटर है। इस पिरामिड को बनाने में 1,20,000 आदमियों के 20 वर्ष तक कार्य किया था। पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक कमरे में सम्राट पेर-ओ खाप्र का शव रखा गया था। वास्तुकला की दृष्टि से इसे अजूबा स्मारकों में गिना जाता है। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुएं को भी रखा जाता था। इन पिरामिड की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित अनेक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करेंगे इसी में कि दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक स्मारक है, जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। 4300 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। यह 13 एकड़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीनी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। क्या क्या है आइए देखते हैं। देखिए, चीन की सभ्यता विश्व के अनेक देशों के समान हांगो नदी की घाटी में विकसित हुई थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सामाजिक जीवन पर दोस्तों देखेंगे, प्राचीन काल में चीन का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा कारीगर एवं कलाकार वर्ग, चौथा दोस्तों कृषक एवं मजदूर वर्ग। इन 4 वर्गों में छोटे कृषकों एवं मजदूरों को छोड़कर शेष की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। चीनी समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। फिर दोस्तों दूसरा बिंदु आता है आपका सांस्कृतिक स्थिति। चीनी सभ्यता में सांस्कृतिक उन्नति भी देखने को मिलती है। चीन में भवन निर्माण, मूर्तिकला का समुचित विकास हुआ था। चीन के इतिहास में सर्वप्रथम स्मारक चीन की विशाल दीवार है। यह दीवार विश्व के महान आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, धार्मिक जीवन। चीन की सभ्यता के प्रारंभ में धर्म का विशेष महत्व नहीं था, किंतु चीनी लोग सर्वोच्च शक्ति की पूजा करते थे, जिसे वे संगति भी कहते थे। संगति का अर्थ स्वर्ग का देवता होता है। चीनी राजा को संगति का पुत्र
माना जाता था, इसी कारण उसकी पूजा भी की जाती थी। चौथा पॉइंट आपका आर्थिक जीवन है। फिर बात करेंगे विज्ञान का विकास। देखिए दोस्तों, ये सब आप बना के लिख सकते हैं किसी का भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उस समय। तो विज्ञान दोस्तों देखिए, ये जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टि से चीन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। चीन में कागज व छपाई का आविष्कार इसी काल में किया गया था। भूकंप के विषय में पता लगाने वाले सिस्मोग्राफ का भी चीनियों ने आविष्कार किया था। इसके अतिरिक्त समुद्री कंपास को भी उन्होंने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीन के दो प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। चीन के दो प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारक थे, लोत्से और कन्फ्यूशियस। ठीक दोस्तों, इनका नाम आप देख के लिख के याद कर लीजिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझाइए। देखिए, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है जल का मध्य क्षेत्र। ठीक है ना। फिर दोस्तों बात करेंगे, यह सभ्यता इराक की दजला और फरात नामक दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसी कारण इसे दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में तीन सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरिया, बेबीलोनिया तथा असीरिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक काल किसे कहते हैं। तो वैदिक काल दोस्तों क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। इस सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ उच्च कुल का होता है। भारतीय इतिहास में दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंडों को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना की गई थी। वेदों का रचना काल एक विवादात्मक प्रश्न है, किंतु अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य तथा अन्य वेदों की रचना इसके पश्चात मानते हैं। इसी आधार पर जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी उसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन वेदों की रचना काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका बनता है पेपर में दोस्तों, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक दशा को स्पष्ट करना है। तो राजनीतिक दशा का ज्ञान निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा किया जा सकता है। पहला परिवार होता है। परिवार सबसे छोटी इकाई थी जिसे कुल भी कहा जाता था, और कुल के नेता को कुलप। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन था। फिर दोस्तों बात आती है आपकी ग्राम की। अनेक परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनाया जाता था। परिवार के प्रधान कुलप के समान ही ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि ग्रामीणी ही ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। फिर दोस्तों बात आती है विस। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विस बनाया जाता था। विस के सर्वोच्च अधिकारी को विसपति कहा जाता था। फिर दोस्तों बात आती है आपकी जन की। अनेक देशों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। जन के सर्वोच्च उपाधिकारी को रक्षक कहा जाता था। फिर बात आती है राष्ट्र। देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक काल किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, अभी था हमने वैदिक काल देखा था, इस बार दोस्तों बात होगी आपके उत्तर वैदिक काल की। तो इसकी दोस्तों जो समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। देखिए, ऋग्वैदिक काल के पश्चात के काल का उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के ज्ञान के लिए हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यक एवं उपनिषद ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों वेद, उपवेद और उनके रचनाकार। ऋग्वेद दोस्तों आयुर्वेद है और रचनाकार है दोस्तों धन्वंतरी। यजुर्वेद दोस्तों किसका है, ये आपका धनुर्वेद है, विश्वामित्र। सामवेद दोस्तों क्या है, गांधर्व वेद है, ये भरत मुनि के द्वारा रचनाकार इनके। और अथर्ववेद दोस्तों क्या है, स्वल्पशास्त्र, विश्वकर्मा के रचनाकार। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक तथा धार्मिक दशा का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। तो वही भाई फिर से बात होगी, आप कृषि को लेकर दोस्तों आप इसमें डिफाइन करेंगे पशुपालन में क्या होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए जब पेपर में आए तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, कुछ पॉइंट इसको याद रखिए। कृषि लिखना है, ये पशुपालन लिखेंगे। फिर वो बात आ गई आपको उद्योग धंधे कैसे थे, वाणिज्य एवं व्यापार कैसे थे, व्यापारी याद रख लीजिएगा, धार्मिक दशाएं कैसी थी दोस्तों। तो ऐसे आप बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को आगे हम लोग चलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बना के लिखेंगे तो ही अच्छे से आप नंबर पा सकते हैं। यज्ञों का यहाँ पर महत्व क्या था, जैसे धार्मिक दशा में आता, फिर आता तप आता है आपका। ठीक है, फिर दर्शन आता है आपका, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न रहेगा दोस्तों। ठीक है, 2 से ज्यादा आपको नंबर नहीं मिलेगा। नवीन देवताओं का उदय। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था, प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी, संक्षेप में आपको लिखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये।
आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन की आयु अनुमानित 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारण किए गए थे, यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था। गृहस्थ में दोस्तों आश्रम में विवाह कर संतान उत्पन्न करता था। वानप्रस्थ में दोस्तों आश्रम में वन की ओर गमन करता था। और संन्यास में दोस्तों आश्रम में सांसारिक मोह माया को त्यागना होता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखेंगे सिकंदर के आक्रमण का भारत पर काफी प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित भी होता है। इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक। इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। राजनीतिक एकता का प्रारंभ। तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पूर्व तथा आंभी के राज्यों में ही हो गया। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। यूनानी राज्यों की स्थापना। पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमांतवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि में के दोषों का भली भांति आपका ज्ञान हुआ, जिसे उन्होंने भविष्य में भी दूर किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का आपको परिचय देना है। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला दोस्तों आपका आता है ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म मतावलंबी ईश्वर को सृष्टि का निर्माता एवं पालनकर्ता नहीं मानते। यह धर्म संसार के किसी सृजनकार की रचना नहीं मानता है। महावीर स्वामी के अनुसार ईश्वर नाम की ऐसी सत्ता नहीं है जो जीव जंतुओं के सुख या दुख का निर्धारक हो। स्वकर्मों के अनुरूप ही लोगों को दुख और सुख मिलता है। दूसरा दोस्तों, वेदों में अंधविश्वास या अविश्वास। वेदों में मतलब अविश्वास। यहाँ जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। वेदों में ईश्वर और सृष्टि के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर इनका विश्वास नहीं है। वे केवल महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं। तीसरा दोस्तों पॉइंट आता है आपका त्रिरत्नों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति। देखिए जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत त्रिरत्न के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, इसको याद रखना आपको। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, ये त्रिरत्न है। देखिए आपका दोस्तों ज्ञान, दर्शन और चरित्र आत्मा में मूल रूप से निहित अवस्था है। तीर्थकारों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर इन तीनों रत्नों की प्राप्ति से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्षगामी हो जाती है। जैन धर्म में इस अवस्था को निर्वाण मुक्ति कहा गया है। चौथा बिंदु दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम श्रेणी पंच महाव्रत। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 अन्य नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इन्हें 5 अणव्रत भी कहा जाता है। ये निम्न प्रकार है। पहला दोस्तों आता है अहिंसा। इसका अर्थ होता है जीवों के प्रति दया का व्यवहार करना। फिर दोस्तों बात आती है सत्य, सत्य बोलना। सत्य बोलने के लिए मनुष्य को लोभ, मोह, माया, चार एवं क्रोध से दूर रहना चाहिए। तीसरा अस्तेय। इसका तात्पर्य है कि चोरी ना करना तथा चोरी की योजनाएं न बनाना। चौथा पॉइंट है दोस्तों अपरिग्रह। इसका अर्थ है कि सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करने के मोह को छोड़ देना चाहिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है कि इंद्रियों को वश में करते हुए सच्चरित्र जीवन व्यतीत करना। फिर दोस्तों बात करेंगे कर्म की प्रधानता में विश्वास था इनका। ठीक है ना, ऐसे आप लोग बढ़िया लिख सकते हैं पेपर में बनाकर। क्योंकि जैन धर्म में कर्म बंधन 3 बलों मन बल, वचन बल और काय बल शरीर के द्वारा स्वीकार किया गया है। अर्थात मन में विचार कर लेने से ही शुभ या अशुभ कर्मों का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग काफी बातें मन में सोचते होंगे ना, तो वही चीजें हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए त्रिरत्न जैन धर्म में वर्णित त्रिरत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण के इनके पालन में जैन दोस्तों विश्वास रखते थे। अब फिर बात आती है अष्टांगिक मार्ग। यह सुख निरोध मार्ग है। इसका निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि से अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक वचन अर्थात सत्य बोलना, सम्यक संकल्प अर्थात हिंसा, द्वेग, राग, वासना तथा दुर्भावना का त्याग। चौथा दोस्तों सम्यक कर्म अर्थात विषय वासना से रहित कार्य करना चाहिए। पांचवा की सम्यक जीविका। प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम और ईमानदारी से ही धनोपार्जन करना चाहिए। छठा पॉइंट है सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना। सातवां की सम्यक स्मृति अर्थात मन, वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। आठवां की सम्यक समाधि अर्थात चरित्र की एकाग्रता।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ये नहीं कि खाली आप उनका नाम लिख दीजिए, 2 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने लगभग 44 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और इनके विचार के लिए विदेशों में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद यह धर्म भी संप्रदायों के हीनयान और महायान में बढ़ गया। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसे गौतम बुद्ध ने धार्मिक उपदेश संग्रहित है। ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण आपको बताने हैं कि बौद्ध धर्म उदय कैसे हुआ, क्या क्या चीजें थी। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म ने अपने प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखिए पहले वैदिक धर्म की जटिलता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म पर्याप्त जटिल हो गया था। इसके अंतर्गत पाखंडवाद और अंधविश्वासों का बोलबाला होने से साधारण जनता एक सीधे और सरल धर्म की प्रतीक्षा करने लगी थी। दूसरा दोस्तों यज्ञों तथा कर्मकांडों की बहुलता। इस समय धर्म पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। उनके द्वारा प्रचलित दीर्घकालीन यज्ञों तथा जटिल कर्मकांडों से जनता उब चुकी थी, अतः वह उनसे उबरने के लिए प्रयास कर रही थी। तीसरा दोस्तों जाति प्रथा की कठोरता। इस काल में जाति प्रथा अत्यधिक कठोर हो चुकी थी। समाज में शूद्रों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी और धर्म के क्षेत्र में उनका कोई स्थान नहीं था, अतः निम्न जातियों के लोग ने एक नए धर्म की खोज में लगे थे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों मौर्य समाज के पतन के क्या कारण थे, आपको बताना है। तो वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश पर विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था ने मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों सौर मंडल से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। देखिए जिस प्रकार आपका अपना परिवार है जिसमें दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन आदि है, उसी प्रकार दोस्तों सूर्य का भी अपना परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को उष्मा व प्रकाश देता है। ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण तथा वरुण। अगला क्वेश्चन दोस्तों उल्का पिंड क्या होता है। देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नीला ग्रह किसे कहते हैं और इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी बताना है। तो यह ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं भी एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं होता। यदि अधिक दूरी पर होती, ठीक है दोस्तों, तो अधिक ठंड के कारण यहाँ कोई जीवधारी ना होता। मतलब दोस्तों ज्यादा दूरी पर होता तो भी दिक्कत है और ज्यादा पास होता तो भी दिक्कत होती। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौर मंडल में अनोखी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या सौर मंडल में सूर्य की स्थिति क्या है, ये बताना है। देखिए सूर्य हमारे सौर मंडल का तारा है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उपग्रह व क्षुद्र ग्रह निरंतर इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य हाइड्रोजन हीलियम जैसी बहुत सी गर्म गैसों से बना है जो लगातार जलती रहती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है किससे बना है आपका सूर्य, हाइड्रोजन हीलियम। देखिए सौर मंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस कारण इसका प्रकाश 8.3 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है और प्रकाश की चाल दोस्तों कितनी है आपकी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए स्पीड कितनी तेजी से प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है।
तो अमावस्या के दिन दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में सूर्य हमें वह भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा को सूर्य पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है उस क्षेत्र को दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में है वहां पर सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है। ऐसे स्थान को खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की प्रछाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है। ग्रह दोस्तों वह खगोलीय पिंड जो पृथ्वी मतलब जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है, दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण ना करे। ठीक है ना, ये ग्रह है आपका। अब दोस्तों बात आती है उपग्रह। वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक सूर्य मतलब एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य किसी की परिक्रमा यहाँ नहीं कर रहा है, ये भी समझना है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, मानचित्र क्या है। मानचित्र के दो प्रयोग आपको लिखने हैं। 2019 में क्वेश्चन आया था ये। तो पहले मानचित्र का अर्थ को हम समझ जाते हैं। मैप, गूगल मैप आपने दोस्तों देखा ना, फोन में चलाते हुए मैप आता होगा। देखिए शब्द लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से बना है। मैप्पा का अर्थ है कपड़े का रूमाल। मैप शब्द मैप्पा का ही बदला हुआ शब्द है। प्राचीन काल में मानचित्र कपड़े पर ही बनाए जाते थे। मार्शल द्वीप के निवासी टहनियों, ताड़पत्रों तथा सीपों द्वारा मानचित्र बनाते थे। मिस्र वासियों ने भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र बनाना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में भारतीय, चीनी एवं यूनानी मानचित्रों का भी उल्लेख आता है। तो दोस्तों इसको मैप आसानी से आप लोग बना के लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों ये बता सकते हैं मानचित्र का क्या महत्व है, मैप का मतलब, तो ये सब चीजें आसानी से आप लिख सकते हैं 2 नंबर में। ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आ रहे हो, नए क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि अक्षांत रेखा किसे कहते हैं। देखिए कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती है, इन्हें देशांतर लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम या पड़ी रेखाएं बनी होती हैं, इन्हें अक्षांत रेखाएं कहते हैं। इन्हीं रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों को सही से स्थिति बताते हैं। जैसे आप अपने गांव के नक्शे पर अपने खेत की स्थिति व सीमा के नक्शे पर बनी रेखाओं की सहायता से जानते हैं। अगर ग्लोब और मानचित्र पर ये रेखाएं न बनाई जाए तो हम पृथ्वी पर स्थिति, ठीक है ना, स्थित स्थानों की सही स्थिति नहीं बता पाएंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो देशांतर रेखा दोस्तों देखेंगे, ग्लोब पर ध्रुव एक बिंदु है, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं ग्लोब पर अर्धवृत्त बनाती हैं। ध्रुव बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। अतः देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इन्हें डिग्री के अंतराल पर अगर खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। या दोस्तों इस प्रश्न को इस तरह पूछा जा सकता है कि किस देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो उत्तर दोस्तों देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 अंश की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 देशांतर रेखा में 180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर चले तो 180 गुणे 4 मतलब 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। तथा 0 डिग्री से 180 पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करे तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 अंश पूर्वी देशांतर को ग्रीनविच 0 देशांतर रेखा होते हुए 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए पूरे व पश्चिम की ओर दोस्तों 180 अंश देशांतर को पार करने पर 1 दिन घट या बढ़ जाएगा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसे मानचित्र पर देख सकते हैं। पृथ्वी पर 180 अंश याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इस रेखा को पार करते समय 1 दिन बढ़ना अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। जब कोई जलवायु पश्चिम की यात्रा करता है तो 1 दिन छोड़ दिया जाता है। जैसे सोमवार के स्थान पर बुधवार और तिथि 27 के स्थान पर 29 मानेगा। जब पूर्व की ओर दोस्तों यात्रा की जाती है तो 1 दिन जोड़कर कर दिया जाता है। सोमवार के स्थान पर दूसरा दिन सोमवार ही होता है और तिथि भी 27 ही रहती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर किसी स्थान पर विशेष का
सूर्य की स्थिति से परिकलित समय स्थानीय समय या लोकल टाइम कहलाता है। स्थानीय मध्याह्न समय उस क्षण को मानते हुए जब सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाता है तो भूमि पर, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु की छाया लघुत्तम होती है, जबकि किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य प्रामाणिक समय या स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए प्रस्तुत होता है। जैसे भारत के लिए दोस्तों 82.5 से 1/2 इलाहाबाद का देशांतर याम्योत्तर का समय प्रामाणिक समय माना जाता है। अब दोस्तों बात होगी आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य। धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच 20 डिग्री का काल्पनिक वृत्त। कर्क रेखा दोस्तों धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23 से 1/2 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। अब दोस्तों मकर वृत्त क्या होता है कि धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त 23 से 1/2 से कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त क्या होता है कि धरातल से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत से 66.5 अंश कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। और अंटार्कटिक वृत्त धरातल से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 अंश कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं कि गोलार्ध क्या होता है। देखिए ग्लोब पर एक मोटी रेखा खींची जाती है, इसे भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त दो नामों से जाना जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव का हमें परिचय देना है। देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ तक पृथ्वी के एक भाग को छोड़कर सभी बड़े बड़े भूभागों की खोज हो चुकी थी। अब बड़े बड़े महाद्वीपों तथा पर्वतमालाओं की खोज, ठीक है ना, खोजी की जा रही थी। मुख्यतः अब केवल ध्रुवीय प्रदेशों की खोज करती थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल महाद्वीप फैला हुआ है। भयानक ठंड के कारण यहाँ जल कठोर बर्फ बन जाता है। सालों से लोग उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के खतरे के बारे में अनुमान लगाते हैं। प्राचीन समय में यूनानी लोगों ने उत्तरी ध्रुव को खोजने की कोशिश की। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला सफल प्रयास रॉबर्ट पियरे ने किया। रॉबर्ट पियरे अपने अंतिम प्रयास सन 1908 में शेरिडन अंतरिक्ष तक रूजवेल्ट नामक जहाज में गया। उत्तरी ध्रुव पर अंटार्कटिक महासागर फैला हुआ है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब दोस्तों बात होगी आपकी दक्षिणी ध्रुव का परिचय देना है। जब उत्तरी ध्रुव के खोजे के प्रयास चल रहे थे उसी समय दक्षिणी ध्रुव के प्रति भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही थी। सन 1910 में फैल्कलैंड स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर इस दृढ़ निश्चय के साथ प्रस्थान किया कि वह अवश्य दक्षिणी ध्रुव पहुंचेगा। सन 1912 में वह अपने दल के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंच गया, लेकिन उसे वहां नॉर्वे का झंडा लगा मिला। जी 20 अक्टूबर सन 1911 को दक्षिणी ध्रुव में पहले पहुंचने वाले यात्री रोयाल्ड एम्डसन नामक एक नॉर्वेजियन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि संसार में कुल कितने महाद्वीप हैं, संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करना। देखिए संक्षिप्त में ही देना आपको। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपके एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप महान संस्कृति और सभ्यताओं का महाद्वीप है। यह 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है और 60% जनसंख्या इसमें निवास करती है। यह महाद्वीप 10 अंश दक्षिणी अक्षांश से और 80 अंश उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 अंश पूर्वी देशांतर से 130 अंश पश्चिमी देशांतर तक विस्तृत है। संसार का सर्वोच्च शिखर हिमालय इस महाद्वीप में स्थित है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग मानसूनी हवाओं के प्रभाव में रहता है। इस महाद्वीप में भूमध्य रेखीय मानसूनी तथा शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोटधारी वन, कटीली झाड़ियां, मुख्य वृक्ष एबोनी, महोगनी, टोक, साल, बांस, सदलवुड आदि है। यहाँ के मुख्य पशु बंदर, छिपकली, हिरन, सांप, चूहे, रेगिस्तानी लोमड़ी आदि हैं। अब दोस्तों उसके बाद बात होगी हमारी दूसरा सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप के बाद आपका आता है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सुएज नहर, सुएज की खाड़ी तथा लाल सागर अफ्रीका तथा एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करती है। इसके पश्चिम में अंध या अंटार्कटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में दोस्तों आर्कटिक महासागर स्थित है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको इस महाद्वीप के मुख्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे आपके दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इस महाद्वीप को दोस्तों हम दक्षिणी अमेरिका कहते थे। कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको उसी हिसाब से लिखना है, ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्तों समय की भी आपकी लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं, इसका ध्यान देंगे। ठीक है ना। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में
उष्णकटिबंध में अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को जोड़कर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी। जिस प्रकार कई भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ, उसी प्रकार दोस्तों यूरोपीय भाषाओं स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटावली का विकास लैटिन भाषा में हुआ है। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग को लैटिन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, पांचवा आता है यूरोप। यह एक सघन जनसंख्या वाला औद्योगिक एवं विकसित महाद्वीप है। क्षेत्रफल में केवल ऑस्ट्रेलिया में ही यूरोप से, ठीक दोस्तों, क्षेत्रफल केवल ऑस्ट्रेलिया ही यूरोप से छोटा है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में बैरेंट सागर, पश्चिम में अटलांटिकी महासागर तथा यूराल पर्वत इसकी सीमाएं बनाते हैं। यूरोप तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको एक प्रायद्वीप कहा जाता है। इसकी तट रेखा बहुत कटी छटी है। ठीक दोस्तों, इसका नंबर 6 पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसलिए इसे दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी इसके लगभग 20 से होकर गुजरती है। जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अब 7वां नंबर दोस्तों आता है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों के आसपास स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में है। ठीक दोस्तों, बाद में इसको बढ़िया लिख लेंगे आप लोग। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा आता है, इसको देखते हैं कि धरातल के प्रमुख महासागरों का संक्षिप्त विवरण आपको प्रस्तुत करना है। देखिए, महासागर विशाल जल राशि के भंडार जो पृथ्वी के अधिकतर भागों को घेरे हुए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। सागरों और महासागरों का जल खारा है। शेष 3% मीठा जल है जो धरातल पर हिम और बर्फ के रूप में झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों में विद्यमान है। महासागरीय जल के खारेपन का मापन प्रति हजार में किया जाता है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। इसका तात्पर्य है 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले लवण की मात्रा 35 ग्राम है। धरातल पर महासागरों की संख्या आपकी 5 है। पहला दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है, खाली नाम याद रखिए। दूसरा अंटार्कटिक महासागर है। तीसरा दोस्तों आपका आता है हिंद महासागर। ठीक है, आप इसको रोक के वीडियो की स्क्रीनशॉट लेकर और पढ़ भी सकते हैं। चौथा दोस्तों आपका आता है आपका अंटार्कटिक महासागर। पांचवा दोस्तों आपका दक्षिणी महासागर। ठीक है ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसको समझाना है। देखिए, आपका आज से करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की जगह एक सागर था जिसे टिथिस, इसका नाम दोस्तों याद रखिएगा थोड़ा, टिथिस महासागर कहा जाता था। ठीक है, इस विशाल सागर के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः अंगारा और गोंडवाना लैंड नामक दो भूभाग थे। अंगारा और गोंडवाना लैंड से निकलकर बहने वाली नदियों का पानी इस सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा हो गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़कर पर्वत का रूप उठाता गया, जिससे दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अब हिमालय के लाभ दोस्तों में बताना। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत भारत के पहाड़ी के रूप में स्थित है। यह पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। यदि पर्वत ना होता तो हमारी जलवायु ठंडी और शुष्क होती। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हिमालय पर्वत से अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। चौथा है कि हिमालय पर्वत के जंगलों से बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप को आकार एवं विस्तार की दृष्टि से कितने भौतिक विभागों में बांटा गया, आपको ये बताना है। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इसका विवरण निम्न है। पहला दोस्तों आता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश या नॉर्थ माउंटेन रीजन। यह भारत का सबसे ऊपरी भाग है। इसे अग्रलिखित शीर्षकों के साथ समझा जा सकता है। देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पश्चिम में सिंधु गार्च से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्च तक विस्तृत है। अब दोस्तों बात होगी आपके वृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। ठीक है ना। यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर और चौड़ाई 225 किलोमीटर है। विश्व का अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। तो दोस्तों जिनके कुछ निम्न प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आता है आपका माउंट एवरेस्ट, नेपाल में 8848 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से। जी हाँ दोस्तों, किसी की भी ऊंचाई ली जाती है तो इसको याद रखेंगे, समुद्र तल से ही हमेशा ऊंचाई ली जाती है। फिर दोस्तों बात आती है कंचनजंगा, भारत में दोस्तों 8598, मकालू नेपाल में दोस्तों 8481, धौलागिरी नेपाल में 8172, नंगा पर्वत भारत में 8126, अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर, नंदा देवी भारत में 7817 और नाम चावरवा तिब्बत में दोस्तों 7756।
अब दोस्तों बात होगी हमारी लघु अथवा मध्य हिमालय क्या है, ठीक है ना। यह बृहत हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी लंबाई 23700 से लेकर 4500 मीटर और चौड़ाई 80 किलोमीटर है। हिमालय के इस भाग में पर्वत श्रेणियों में पी पंजाल, नागटिबा, महाभारत और मसूरी प्रमुख है। अब दोस्तों बात आती है आपके बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी क्या है। देखिए दोस्तों, यह लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर और चौड़ाई 210 से लेकर 50 किलोमीटर है। अब दोस्तों उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। फिर नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी में तिस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर का लंबाई में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। दोस्तों बात आती है आपके असोम हिमालय। तिस्ता नदी से लेकर दिहांग या सागबो ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमीटर लंबाई में असोम हिमालय फैला हुआ है। इस भाग के प्रमुख पर्वत चोटियां कुला कांगड़ी, चुमलहारी, काबुर, जांग सांगला तथा पोहुनी है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। पूर्व दिशा में दिहांग, ठीक दोस्तों, गार्ज के आगे हिमालय पर्वत की श्रेणियां दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तरी असोम और भारत तथा म्यांमार की सीमा पर फैली हुई हैं। फिर आता आपका हिमालय की दर्रे। हिमालय पर्वत श्रेणी के आर पार जाने के लिए इसमें अनेक दर्रे विद्यमान है। हिमालय के अधिकांश दर्रों की औसत ऊंचाई 4800 से लेकर 5500 मीटर है। ट्रांस हिमालय श्रेणी, यह महान हिमालय के उत्तर तथा तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। इसमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश तथा काकाकोरम पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है। फिर दोस्तों बात आती है आपके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के बीच सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भाग भारत का मैदान भी कहते हैं। अब दोस्तों आता है उत्तर के मैदान, ठीक है। देखिए सिंधु से लेकर असोम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस भिन्नताओं के आधार पर इस विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। पहला दोस्तों सिंधु का मैदान, पंजाब या हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और चौथा आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अब बात आती है दोस्तों आपकी प्रायद्वीपीय पठार क्या है। देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसका आधार दिल्ली एवं राजमहल पहाड़ियों के मध्य में उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा तथा शीर्ष कन्याकुमारी है, ठीक है। तटीय मैदान दोस्तों क्या है, देखिए दक्षिणी पठार के पूर्व तथा पश्चिम में दो सक्रिय मैदान है, जिन्हें क्रमशः पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विवरण निम्नलिखित है। दक्षिणी तटीय मैदान, यह मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान दोस्तों, यह मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत की जलवायु को कितने भागों में विभक्त किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। यह क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत की जलवायु के बारे में लिखिए, यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती है और उसको लिखना है। तो दोस्तों उत्तर कैसे लिखेगा कि भारत की जलवायु, भारत की मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यह मानसूनी पवनों के प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। पहला दोस्तों शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो दोस्तों शीत ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु का समय मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इससे सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होने से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। फलतः भारत का तापमान कम होने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में एक क्षीण उच्च वायु दाब बनता है। उच्च वायु दाब मतलब उच्च दाब से निम्न वायु दाब की पवने प्रवाह शुरू हो जाता है। इससे शीतकालीन मानसूनी या उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। फिर दोस्तों दूसरा आता है आपका ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक की होती है। इस माह में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होकर लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकने लगता है। फलतः समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में गर्म तेज हवाएं लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक चलने लगती है, जिन्हें दोस्तों हम लू कहते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग बना के लिख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय दोस्तों जून से लेकर सितंबर तक का होता है। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। फलतः उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब का केंद्र अधिक तापमान होने के कारण बन जाता है, जो ही
निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ती है। दक्षिणी पूर्वी व्यापक पवनें उष्ण व आर्द्र जो विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, भारत के इस निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित हो जाती हैं। विषुवत रेखा पार करने पर इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। यही दोस्तों आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु भी कही जाती है। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट आता है आपका शरद ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत में सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक पीछे हटने लगता है। यह प्रक्रिया मानसून के आने के विपरीत धीरे धीरे होती है। मानसून के पीछे हटने का तात्पर्य है कि मानसून प्रवाह का कमजोर पड़ जाना। यह दोस्तों प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में नवंबर के प्रारंभ तक लौट जाता है। ठीक है ना, ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न इसको देखते हैं कि भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण आपको करना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। और दोस्तों भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को हम 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यह वनस्पति पश्चिमी घाट के सह्याद्री अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक, मेघालय क्षेत्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में पाई जाती है। इन वनों की मुख्य विशेष इनकी अधिक ऊंचाई तथा वृक्षों की सघनता है। ठीक है दोस्तों, पेड़ों के ऊपरी सिरों तक इतनी शाखाएं होती हैं कि ये छाता के आकार ले लेती हैं। इन वनों की लकड़ियां कठोर प्रकृति की होती है। इनमें प्रमुख रूप से महोगनी, आबनूस, बांस, बेद, सिनकोना, रबड़ उल्लेखनीय है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए ऐसे वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत में जिन भागों में वर्षा की मात्रा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहां की उपस्थिति देखी जा सकती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर तथा गहराई तराई क्षेत्र में विस्तृत है। इनमें सागौन मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। उत्तरी क्षेत्र में साल, सिकुआ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऐसे वृक्ष उन भागों में बहुतायत मिलते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा की कमी तथा जलवायु की विषमता के कारण इनमें ऊंचे वृक्ष, ठीक है दोस्तों, इनमें ऊंचे वृक्षों का अभाव होता है। ये वृक्ष उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों, पश्चिमी बिहार, उत्तरी व पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के पूर्वी भाग, कर्नाटक की मध्यवर्ती संकीर्ण पट्टी में विस्तृत है। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट आता है आपका कटीले वन। ये वन उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इनमें दोस्तों कांटेदार बौने वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। बबूल, कीकर, खजूर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पांचवा बिंदु आता है पर्वतीय वन। हिमालय प्रदेश के वन ऊंचाई के साथ बदल जाते हैं। हिमालय के पदीय भाग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से आच्छादित है। इस पेटी का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष साल है। ठीक है ना दोस्तों, इससे अधिक ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है जहां सदाबहार, ओक, चेस्टनट और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन की पेटी पाई जाती है जिसे दोस्तों चीड़, सीडर, सिल्वर फर और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर दोस्तों स्थायी हिमरेखा तक अल्पाइन वनस्पति मिलती है जिनमें केवल झाड़ियां और घासें मिलती हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसको बताना है। तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल पर उठता हुआ ऊपर उठता और नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा नीचे गिरने की क्रिया को हम भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में कौन से 2 द्वीप हैं, तो पहला दोस्तों लक्षद्वीप आता है, दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, याद रखना है। अगला क्वेश्चन फसल पकने और काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है वैसाखी, फिर मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, होली इत्यादि। अगला क्वेश्चन दोस्तों पठार और पर्वत में अंतर आपको बताना है। क्या अंतर है पठार और पर्वत में? पहले बात होगी पठार की। पठारों की रचना या तो पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण समतल भूभागों के ऊपर उठ जाने से होती है अथवा उनके आसपास के भूभाग के नीचे धंस जाने से होती है। पठार के उद्भव के साथ ही परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों इनकी काट छाट प्रारंभ कर देती है जिससे कालांतर के पठारों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब पर्वत दोस्तों देखिए, पर्वत न पर्वत उस श्रेणी की अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसके ढाल तीव्र हो, वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो, कम से कम 300 मीटर कि वह दूर से ही स्पष्ट हो जाए, दिखाई दे सके, तथा उसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक क्रिया कौन कौन सी है आपको बताना है। तो देखते हैं, पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियां जहां निरंतर विषम ढाल व विविध स्वरूप बनाती है, वही बाह्य शक्तियां अपक्षय और अपवर्तन के प्रभाव से ऊंचे भागों का निम्नीकरण कर एवं निचले भागों में जमाव कर निरंतर समतलीकरण की प्रक्रिया को जारी रखते हुए है। अतः भूतल को समतल बनाने में अपक्षय व अपवर्तन या निम्नीकरण प्रक्रिया का विशेष योगदान रहता है। अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा शक्तियों पर भूतल पर निरंतर काट छाट रहती है उसे आनाच्छादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चरक संहिता क्या निर्देशित करती है आपको बताना है। महान आयुर्वेदाचार्य चरक द्वारा लिखित पुस्तक दोस्तों चरक संहिता आयुर्वेद के महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ निर्देशित करता है कि शरीर में पित्त, कफ और वायु का संतुलन बनाकर स्वस्थ रहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रगीत के इस अंश को पूरा कीजिए। वंदे मातरम, फिर दोस्तों सुजलाम सस्य श्यामलम मातरम। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन का प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम सुभ्यज्योत्स्ना पुलकित यामिनम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनम सुहासिनम सुमदर भाषिणम सुखदाम वरदाम मातरम। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रध्वज के ऊपर से नीचे रंगों का क्रम आपको लिखना है। सबसे ऊपर दोस्तों आपका केसरिया होता है, मध्य में आपका सफेद रंग, अंत में आपका हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की शैली की तुलना कीजिए। ठीक है, तो देखिए कि गांव और नगर के जीवन में अंतर है। गांव में अधिकतर लोग किसान हैं और वे खेती करते हैं। गांव के लोग अन्न तथा रुई पैदा करते हैं। इनसे लोगों की खाने पीने और पहनने की जरूरतें पूरी होती हैं। गांव से अन्य वस्तुएं भी शहरों की ओर जाती हैं, जैसे दोस्तों आपका दूध हो गया, अंडे हो गया, फल तथा सब्जियां। शहरों में अधिकतर लोग नौकरी करते हैं, वे व्यापार भी करते हैं। शहरों से भी बहुत सी वस्तुएं गांवों तक जाती है, जैसे दोस्तों कपड़े और साबुन, ठीक है दोस्तों, दिया सलाई, तेल, नमक, कापी किताब, साइकिल आदि। इस तरह गांव और शहर के लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नगरों में हम कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने के लिए टेम्पू, बस, शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और बिजली से प्रकाशित सड़कें हैं। सामान खरीदने के लिए बड़े बाजार, और इसके विपरीत बहुत से गांवों को बिजली नहीं है। गांवों में बड़े बड़े विद्यालय भी नहीं है, अतः ऊंची कक्षाओं में पढ़ने के लिए बच्चों को शहर में जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों समय बदल रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ग्राम पंचायत के कार्य आपको लिखना है। गांव और नगर के जीवन में अंतर है। गांव में अधिकतर लोग किसान हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 72 व्यक्ति गांव में रहते हैं। इनमें मुख्य कार्य खेती, पशुपालन व छोटे मोटे काम धंधे। कम से कम दोस्तों 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है, वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। यानी एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है। ग्राम पंचायत का महत्व आपको बताना है। तो ग्राम पंचायत समिति, गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। देखिए, ग्राम सभा की कुल जनसंख्या दोस्तों और ग्राम समिति की सदस्य संख्या 1000 पर दोस्तों 9 होती है, 2000 पर दोस्तों 11 होती है, 3000 पर दोस्तों 13 होती है और 3000 से अधिक पर 15 होती है। ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 9 से लेकर 15 तक हो सकती है। यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि ग्राम पंचायत का महत्व क्या है। ठीक है ना। गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत के लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम सभा में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत होती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है।
ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा गांव के नागरिक को द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्य को करता है। ग्राम प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो वह पंचायत समिति से हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान ग्राम समिति, ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। विद्यालय के रख रखाव, निःशुल्क बालिका ड्रेस वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील की व्यवस्था उसकी देखरेख में होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यार क्या होता है, तो ज्यादा हम सच्चाई नहीं बताएंगे और अगले क्वेश्चन पर अब बात करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्षेत्र पंचायत के गठन पर प्रकाश डालिए तथा इसके कार्यों की विवेचना करना है आपको। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्षेत्र पंचायत क्या होता है। तो विकास खंड के हर गांव में प्रधान का चुनाव होता है। 18 साल या उससे अधिक की उम्र के व्यक्ति ने वोट दिया, ठीक ना, वोट दे सकते हैं और हर गांव में एक प्रधान को तो चुना ही गया। क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य भी चुने जाते हैं। कुछ गांवों से केवल महिलाएं ही पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकती हैं। इन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कहा जाता है। इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में एक पंचायत प्रमुख चुना जाता है। पंचायत प्रमुख पंचायत की बैठकों में सभा का संचालन करता है। उन्हें लोग ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। सभी पंचायत सदस्य आपस में विचार विमर्श करके एक प्रमुख व एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्य में कोई भी 21 साल से कम नहीं होता क्योंकि इससे कम उम्र का व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे जिला पंचायत के गठन तथा कार्यों का हमें वर्णन करना है। तो जिला पंचायत क्या देखते हैं, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकासखंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले में जनपद में मतलब जिला पंचायत काम करती है। जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत के सदस्य देखते हैं कौन कौन होते हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिले का मुख्य विकास अधिकारी या दोस्तों आपका CDO जिला पंचायत का सचिव होता है। अब इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, आइए इसको देखते हैं। जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। कुछ जिला पंचायतों में अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए छोड़ा गया है। ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। इन पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में अवश्य होनी चाहिए, ऐसा है नियम कहता है। अब दोस्तों जिला पंचायत के कार्य देखेंगे। विकास खंड का नाम काज, ठीक है ना, काम काज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाती है। जैसे शिक्षा समिति होगी, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति। ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती व जमीनों की देखभाल का काम करती है। क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण देख रेख भी करती है। 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम, विकास खंड एवं जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था कायम है। तीनों स्तर पर प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया, आय के स्रोत एवं कार्य लगभग एक जैसे ही हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि नगर पंचायत के प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। तो दोस्तों नगर पंचायत के चलिए देखते हैं क्या है। नगर पंचायत नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कुछ नियम कानून है। ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है। पहला पॉइंट है दोस्तों, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। शहर में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से या अधिक उससे अधिक है तो नगर पंचायत नगर पालिका परिषद व नगर निगम के सदस्यों के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो नगर पंचायत नगर, ठीक है दोस्तों, पालिका परिषद या नगर निगम का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक नगर पंचायत नगर पालिका परिषद या नगर निगम कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जातियों के सदस्य होते हैं। पांचवा बिंदु है दोस्तों कि नगर पालिका परिषद का एक अध्यक्ष होता है, वह उसका सदस्य होता है, वह जनता द्वारा चुना जाता है, इसके कुछ पद आरक्षित होते हैं। छठा पॉइंट है दोस्तों, नगर निगम भी का भी मतलब एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, जो महापौर या मेयर कहलाता है। ठीक है, मेयर दोस्तों आपने नाम सुना होगा।
महापौर ठीक है, जनता के द्वारा चुना जाता है। हर नगर पालिका परिषद का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है और हर नगर निगम का एक आयुक्त। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे ही नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्यों की देखरेख करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की विवेचना करना है आपको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबके मुख्य कार्य क्या है। क्षेत्र पंचायत की तरह नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम भी अपनी समितियां बनाते हैं। ये समितियां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था समिति, सफाई व्यवस्था समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। वार्ड मेंबर सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। ये समितियां ही इन संस्थाओं के कार्यों के बारे में निर्णय लेती है। देखिए, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी लाइट की व्यवस्था कराना, शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठाना, बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था कराना, कांजी हाउस आवास मवेशियों की देखरेख का प्रबंध करना, शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना, जब शहर में कोई भी बीमारी फैलती है तो उसे फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम करना, पुस्तकालय, पाठशाला, बाग, पार्क, बगीचे आदि बनवाना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए 2019 में आ भी चुका है कि जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन करना है। तो जिले का शासन, जिलाधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। जनता के हित में सभी कार्यों को जिलाधिकारी करता है। वह दौरों तथा बैठक के द्वारा जनता से संपर्क करता है। जिलाधिकारी समय समय पर तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। जिला प्रशासन के कार्य, पहला दोस्तों कि जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना। तीसरा पॉइंट, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना। हम सभी के लिए दोस्तों पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। अब दोस्तों बात होगी जिला प्रशासन के अधिकारी व उनके कार्य। सबसे पहले दोस्तों जिला न्यायाधीश, न्यायाधीश न्याय करते हुए अपराधियों को दंड का फैसला सुनाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय खुलवाना, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना। मुख्य विकास अधिकारी दोस्तों ये क्या है, पार्क, संग्रहालय, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन स्थानों का निर्माण कराना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मरीजों का इलाज, परिवार कल्याण के कार्यक्रम, बीमारी की रोकथाम। अगला प्रश्न है कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की आय के साधन बताइए। हाँ भाई, आय कहाँ से आते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। सीधे पहला बिंदु, शहर में जिनके निजी मकान या जमीन है उन्हें मकान या जमीन पर टैक्स देना पड़ता है। यह कर उस शहर की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम एकत्रित करती है। दूसरा बिंदु दोस्तों, पानी, सड़कों की बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है। तीसरा बिंदु दोस्तों, शहर में जो दुकान लगाता है उसे अपनी दुकानदारी के लिए टैक्स भरना पड़ता है। चौथा पॉइंट, शहर में चलने वाली सवारी गाड़ियां जिनमें लोग पैसे देकर सफर करते हैं, जैसे बस हो गया, टेम्पो हो गया, जीप, या उनसे यात्री कर वसूल किया जाता है। यह कर उस शहर से जाने पर या उस शहर तक सफर करने वाले हर यात्री से लिया जाता है। पांचवा बिंदु दोस्तों, ये संस्थाएं इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्मों की प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर। छठा बिंदु है कि इन संस्थाओं को सरकार से अनुदान भी मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यातायात एवं सुरक्षा के प्रमुख नियम लिखिए। देखिए, सबसे पहले भाई सड़क पर आपको लेफ्ट साइड या बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा बिंदु, सड़क पर यातायात नियंत्रण के लिए हरी, पीली व लाल बत्तियों का ध्यान रखें। हरी बत्ती का संकेत मिलने पर ही चलो। बत्तियों के निर्देश का पूरा आपको पालन करना चाहिए। तीसरा बिंदु, सड़क तभी पार करो जब हरी बत्ती हो जाए। जहां तक हो सके उसी स्थान पर पार करो जहां सड़क पर यात्रियों, ठीक ना, पद यात्रियों के लिए जेब्रा के निशान बने हो। चौथा बिंदु दोस्तों क्या है कि जहां सड़क के दोनों ओर पथी के फुटपाथ बने, पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करें। बाकी दोस्तों आप लोग ऐसे ही बना कर लिख सकते हैं यार, इतना तो सिंपल चीजें हैं। इसको आप लोग ज्यादा मत पढ़िए, ये सब क्वेश्चन आपके फ्री के होते हैं, 2 नंबर आपको फ्री के देके जाते हैं, ठीक है ना। बनाकर जरूर लिख के आइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या आपका कि सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए, या सड़क दुर्घटना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं लिखना है। देखिए दोस्तों, आज सड़कों पर भारी यातायात है लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण, तथा सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण भीड़ बढ़ती चली जा रही है। सड़क पर वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। इस कारण व्यस्त मार्गों पर जाम की स्थिति बन रही है।
बाकी दोस्तों आप लोग को तो पता ही है, सब बना कर लिखने वाली चीजें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। 2019 का क्वेश्चन, सोचिए इतना आसान क्वेश्चन आया था। कि देखिए पहला बिंदु देखते हैं, पहले अपने वाहन के ब्रेक टाइट इत्यादि, ठीक ना, ब्रेक हो गया, टायर हो गया इत्यादि चेक कर के चले। फिर दोस्तों देखिए रात्रि में वाहन चलाते समय उसकी बत्ती जरूर जला दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जो BS4 मॉडल आया था बाइक में या जिसमें आया था, उसमें दोस्तों ऑटोमेटिक जो बत्तियां थी बंद ही नहीं होती थी। इसी कारण दोस्तों काफी लोग होते हैं ना कि बत्तियां नहीं जलाते थे। ठीक है, तीसरा बिंदु, मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। चौथा है कि कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट जरूर बांधें। पांचवा बिंदु, एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे आपात ड्यूटी पर तैनात वाहनों को पहले रास्ता देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें ये बनाकर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब रेल से आपने यात्रा जरूर की होगी, मतलब ट्रेन से आपकी, देखिए सावधानी क्या है, टिकट लेकर ही यात्रा करें। तो सबसे बड़ी सावधानी दोस्तों, काफी लोग होते हैं बिना टिकट चलते हैं। दूसरा बिंदु, जल्दी ट्रेन पर चढ़ते और उतरने का प्रयास ना करें। जब तक ट्रेन ना रुके दोस्तों आपको ना चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए, क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति विकलांग हो सकता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा कि रेल के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, काफी लोग होते हैं मनोरंजन के लिए खड़े होते हैं, बचना चाहिए उससे। चौथा कि रेल की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें। पांचवा कि रेल की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर किसी चीज से टकराकर चोट लग सकती है। तो ये सब चीज आप बना के लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए एवं उसके प्रकारों का वर्णन आपको करना है। देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं प्रकार, राष्ट्रीय आय से अर्थ किसी देश की एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिसे हाश घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे एक देश की राष्ट्रीय आय निम्न प्रकार से प्रकट की जाती है। पहला दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पादन तथा सकल घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अर्थ एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से है। इसमें स्थायी संपत्तियों पर होने वाले हाथ को नहीं हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नहीं घटाया जाता है। वास्तव में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के दो अनुमानों का जोड़ है। पहला दोस्तों कि देश में उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्य, दूसरा कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। सकल राष्ट्रीय उत्पादन देश के संपूर्ण उत्पादन हाश बिना घटाए ही का बाजार मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय शुद्ध उत्पादन हाश घटाने के बाद होता है। यह स्मरण रहे कि संकट सकल राष्ट्रीय उत्पादन में चालू वर्ष में ही उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। दूसरा दोस्तों बिंदु आपका क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों इसका क्या अंतर रहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में हाश घटाने के बाद जो शेष रहता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। गणितीय रूप में यह NNP व NDP बराबर GNP और GDP। जी हाँ दोस्तों, आपने GDP का नाम काफी सुना होगा। इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से देश में उपभोग, बचत, निवेश के लिए उपलब्ध राशि आदि का बोध होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या मतलब, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय। इसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। इसकी गणना हेतु शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP में से अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है, किंतु सरकार द्वारा दी गई सहायता जोड़ दी जाती है। यह अवधारणा राष्ट्रीय आय के वितरण पक्ष का अध्ययन करने में सहायक होती है। चौथा बिंदु दोस्तों, व्यक्तिगत आय या घरेलू उत्पादन। यह आय वह आय है जो कि वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय आय संबंधी यह अवधारणा देश के क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी गणना अगर प्रकार से की जाती है, व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस में दोस्तों निगम, ठीक है, निगम व कंपनियों पर कर प्लस कंपनी के अवितरित लाभ प्लस प्रोविडेंट फंड में अंशदान माइनस सरकार द्वारा सामाजिक सुधार पर व्यय। अगला पॉइंट है दोस्तों व्यय योग्य आय। इसका तात्पर्य जनता के पास शुद्ध आय का है जिसे जनता व्यय करने को तत्पर है। ऐसी आय की गणना के लिए व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख करना। देखिए 2019 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। अब दोस्तों बात करेंगे अर्थशास्त्र का महत्व। डॉक्टर शर्मा के शब्दों में अर्थशास्त्र ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अध्ययन से अछूते रहने पर व्यक्ति अपनी आर्थिक क्रियाओं को सामंजस्य बनाए रखने से वंचित रहने के साथ साथ अपनी सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखने में भी असफल रहता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप बना के लिखिएगा। देखिए कुछ पॉइंट्स है, इसको डिफाइन करते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें यह सरकार को केवल देश के भीतर की आर्थिक समस्याओं के समाधान का रास्ता ही नहीं बतलाता, बल्कि
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमें समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रतिपादित नियम हमें भावी आर्थिक घटनाओं की जानकारी देते हैं, जिससे केवल आर्थिक जीवन ही प्रभावित नहीं हो सकता अपितु सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तीसरा बिंदु संपूर्ण क्रियाओं का आधार अर्थ है। ठीक है ना। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन या जानकारी व्यक्ति के आर्थिक ज्ञान को बढ़ाती है। वह मितव्ययी बनता है, ठीक है ना, बनाता है, अपनी समिति आय के विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करके अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के योग्य बनाता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, अर्थशास्त्र में सिद्धांतों या नियमों की रचना की गई है, वे संपूर्ण विश्व में एक सामान्य व्यक्ति पर लागू होते हैं। यदि व्यक्ति का या अर्थव्यवस्था की किसी भी इकाई का संचालन या नियम, ठीक है ना, इन नियमों के अंतर्गत होता है तो वह आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं समस्त क्षेत्रों में सफल रहता है। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट क्या है कि आर्थिक जगत की समस्याओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के ये समस्त भाग व्यक्ति या आर्थिक जगत की किसी न किसी इकाई की समस्या के अध्ययन से संबंधित हैं। इस दृष्टि से व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक समस्या का समाधान उक्त इन भागों से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों, इसको देखते हैं कि आर्थिक विकास को संक्षिप्त में समझाइए। अब आर्थिक विकास आपका क्या है, इसको देखते हैं। आज के भौतिक तथा प्रतियोगिता वाले युग में दुनिया का हर देश अपने विकास के लिए प्रयत्नशील है। आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर ही विश्व अर्थव्यवस्थाओं को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, विकसित तथा विकासशील देश। दोस्तों विकसित देश वे देश होते हैं जिनका पर्याप्त विकास हो चुका है, ठीक है ना, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि। जबकि विकासशील देशों की श्रेणी में वे देश आते हैं जिनके विकास की पर्याप्त संभावनाएं हो, भले ही उनका वर्तमान समय में विकास कम हुआ हो, जैसे भारत, चीन, क्यूबा, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान आदि। आर्थिक विकास का अर्थ 3 प्रकार से समझा जा सकता है दोस्तों। पहला पॉइंट दोस्तों आपका रहा है कि राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन एवं निरंतर वृद्धि को आर्थिक विकास का आधार मानकर। दूसरा पॉइंट दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का आधार मानकर। तीसरा है कि जन साधारण को सामान्य कल्याण तथा जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक मानकर। अब दोस्तों बात होगी कि सामान्य रूप से आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि होती है। एक वर्ष की अवधि में किसी देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन होता है उसे ही उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार किसी देश में, ठीक है ना, के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादन साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही आर्थिक विकास कहलाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले अब बात करेंगे दोस्तों, देखिए अब हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी तो उसको दोस्तों तुरंत देखना है, ठीक है ना। पार्ट 1 में दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, पार्ट 2 में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पार्ट 3 में दोस्तों आपने अभी तुरंत लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो पहले जो रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन दिख रहे हैं उसको हल्का टच कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे दोस्तों वो भी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहें।